गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और किसी एग्ज़ाम को देने के लिए हम दिन और रात एक कर देते हैं। और मान लो हम एग्ज़ाम दें और मालूम चले कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो बहुत लेट आएगा या पता नहीं एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, एग्ज़ाम को लेकर जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हों, तो बड़ा दिल निराश होता है। ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए हैं, कैसे हो पाएगा। कई लोग कहते हैं कि जब वो अपना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, इसमें एमपीपीएससी की, स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी की, मेडिकल की, कि मैं सब तरह के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि यदि हमने अपना मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम हमने अपना जो है कोशिश पूरा किया है और उसके बावजूद जो है एग्ज़ाम का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम डिले कर रहा है, एग्ज़ाम में को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है, तो कई बार मन जो है वो भारी हो जाता है, डिप्रेशन आने लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्यों कर रहे हैं, है ना, शायद मेरी किस्मत में है या नहीं। बहुत सारी बातें दिमाग में ऐसी उठने लगती है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बतला दूं मैं कि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इन परिस्थितियों में भी जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं। और अब आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको स्टोरी बताऊंगा, जो कहानी बताऊंगा, ये कहानी जो है वो कोई बाहर के तीसरे आदमी की कहानी नहीं है, किसी किताब से पढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये हमारे परिवार की स्टोरी है कि मेरे फैमिली में जो है मेरे को ब्रदर हैं। को ब्रदर समझते हैं आपके, मेरी वाइफ है, उनकी जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड, ठीक है। तो मेरी वाइफ जो है उनकी सिस्टर्स में से दो सिस्टर ऐसी जो सर्विस के अंदर है, जैसे कि एक सिस्टर जो भारती से ठीक छोटी है, आरती, वो इस समय एडिशनल एसपी पोस्टेड है सागर के अंदर। और दूसरी जो सिस्टर हैं वो है अपना सुनैना, जो कि भोपाल में पोस्टेड है, ठीक है, चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर वो पोस्टेड है। दोनों अधिकारी हैं, दोनों जो है वो बड़ी पोस्ट पर हैं। और आरती का तो बड़ा टफ शेड्यूल होता है, उन लोगों का जो है पुलिस में है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी शायद वो डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट पर है यहाँ पे, तो जो रैंक होता है वो एडिशनल एसपी का है, पर है वो डिप्टी कमांडेंट। तो ये लोग बड़ा टफ काम, अरे पुलिस का काम से अभी जब कोरोना का टाइम हुआ तो पूरा सारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत काम किया के। और जब सब लोग घरों के अंदर लॉकडाउन में था तब ये लोग रोड पर, सड़कों पर जो है वो पुलिस की पूरी व्यवस्था को देखने में लगे हुए थे। और जो आरती के हस्बैंड है वो भी पुलिस में है, वो एडिशनल एसपी पोस्टेड है के। और सुनैना है, उनके हस्बैंड जो है स्टेट सर्विस के अंदर है के, जो एमपीपीएससी से डिप्टी कलेक्टर होता है वो है। तो अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि एक्चुअली सतीश की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे जो सिस्टर इन लॉ है सुनैना, उनके हस्बैंड है। उनका जब एग्ज़ाम हुआ पीएससी का, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उनका एग्ज़ाम हुआ पीएससी का, तो जब रिजल्ट साथ आया तो 2 पीएससी का रिजल्ट एक साथ आया एमपी में। मध्य प्रदेश में क्या है, और बल्कि कई स्टेट में क्या होता है, पीएससी को लेके गवर्नमेंट बहुत सीरियस नहीं होती। कई बार कभी एक फॉर्म टाइम पर दिए, कभी डिले कर दिया एग्ज़ाम, कि मतलब ऐसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। और वैकेंसी भी काफ़ी कम निकलती है एक्चुअली। तो उन्होंने जो है वो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दिया। मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं आता, पर मुझे लगता है शायद वो 2012-13 का एग्ज़ाम होगा, 14 का एग्ज़ाम होगा। उन्होंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद साल भर गुजर गया, रिजल्ट ही नहीं आया उसका, रिजल्ट ही नहीं आया। एग्ज़ाम दिया उन्होंने, पूरी मेहनत से पढ़कर एग्ज़ाम दिया उन्होंने, और रिजल्ट ही नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ईयर फिर एग्ज़ाम दिया, पूरे एग्ज़ाम में। अब क्या होता है, पीएससी के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, पहले प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू दो, फिर आएगा रिजल्ट उसके बाद। तो मतलब जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है ना, वो 1 साल चलता है, ऑलमोस्ट 1 साल चलने वाली प्रक्रिया है पूरी। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कोई लड्डू नहीं है, उसमें जो है वो आप जैसे हम लोग होता ना कि नीट का एग्ज़ाम देना है, आईआईटी एग्ज़ाम देना है, साल भर पढ़े, एक एग्ज़ाम दे के आए, बात खत्म हो गई। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्री निकालिए, फिर 4 महीने बाद आपका मेंस होगा, उसे निकालिए, मेंस का रिजल्ट आएगा 2-3 महीने बाद, फिर इंटरव्यू दीजिए। तो पूरा 1 साल तो एग्ज़ाम चलने की प्रोसेस होती है, लगभग 1 साल। तो उनका जब रिजल्ट आया, दूसरी पीएससी वो भी थोड़ा डिले, रिजल्ट आया, तब आपको पता है क्या रिजल्ट आया, मुझे लगता है कि शायद 2012-13, आप गूगल कर सकते हैं, सतीश रॉय जो है वो गूगल पे भी मिल जाएंगे, फेमस व्यक्ति हैं वो भी। तो जो उस समय जब रिजल्ट आया तो वो 2012 या 13 की पीएससी में वहाँ पर रैंक 1 थे। एंड एमपी पीएससी जो है वो टफेस्ट एग्जाम में से एक है, मध्य प्रदेश पीएससी भी, उसमें उनका रैंक 1 था, टॉपर थे वो। दूसरी साल की पीएससी का रिजल्ट आया, फिर से वो टॉपर थे। मतलब कोई आदमी 2 एग्ज़ाम जो एक ही समय पर नहीं हो रहे हैं, जो एक टाइम गैप है ना, एक एग्ज़ाम हुआ, 1.5 साल निकल गया, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ, दोनों एग्ज़ाम में वो
रैंक 1 पर आते हैं, इसका मतलब पिछले 3 सालों में कोई भी व्यक्ति जो है वो उनके ऊपर से उनके लेवल से ऊपर जाकर नहीं पढ़ पाया। अदरवाइज ऐसा होता ना कि एक एग्जाम में रैंक 1 आता है, अगले वाले में शायद रैंक 4 आता है उनका, ठीक है, लेकिन वो ऐसा हुआ कि दोनों में उनका रैंक 1 आया, दोनों एग्जाम में। वो पीएससी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति 2 एग्जाम टॉप कर दिया पीएससी के, यानी साइमल्टेनियस, एक के बाद एक। और अब आप बोलोगे सर 2 क्यों टॉप किए, एक एग्जाम टॉप कर रहे थे? अब भाई रिजल्ट दोनों का एक साथ आया एग्जाम का, 2 टॉप कर लिए एग्जाम उन्होंने। और यदि आप बात करें सर ये तो दिल्ली गए होंगे ऐसा पढ़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो सब सेल्फ स्टडी किए, उन्होंने सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल किया, सिर्फ उन्होंने जो फ्री यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल थे वो देखे, उन्होंने कोई फैंसी स्टडी मटेरियल यूज़ नहीं किया, उन्होंने कोई बड़ी भारी कोचिंग का कि साहब ये कोचिंग का मटेरियल ना वो कोचिंग का मटेरियल जुटा लें, क्योंकि पीएससी के लोगों की एक हैबिट होती है वो दुनिया भर का स्टडी मटेरियल जुटाने की कोशिश करते हैं। इस कोचिंग का मटेरियल खरीद लाओ, जाओ दिल्ली जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, वहाँ पे टाइपिस्ट बैठे होते हैं जो फोटो कॉपी वाले, उनके पास में सब मटेरियल रख के बैठे होते हैं, ठीक है, वो पायरेटेड कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, फला जगह से मटेरियल खरीदो, दुकान वाला मटेरियल बेच देगा, भैया ये फला कोचिंग का मटेरियल है, ये डिगा कोचिंग का मटेरियल है, के ये टॉपर के नोट्स हैं वो भी ले लो, के उनको धंधा करना है, वो सब पकटिका देंगे आपको। ये भी नहीं किया उन्होंने। फिर आप बोलोगे सर हो सकता है वो बड़े भारी बैकग्राउंड से रहे हो, वो भी नहीं है। जो है वो एक छोटे से विलेज के जो छोटा सा समझ लीजिए छोटा सा कस्बा है सागर के पास बड़ा मलेरा, वहाँ के रहने वाले हैं, उठ के बड़ा मलेरा के वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया के, मतलब बहुत कम उम्र से उन्होंने समझ लिया था इस बात को उन्होंने कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमको जो है वो कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। वो ये बात समझ चुके थे कि मेरे को यदि मेरे फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरे को कुछ अच्छा करना है, तो मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा और मुझे कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि भाई कोई भारी बायोलॉजी का मैथ्स का बैकग्राउंड ले लिया, और उन्होंने जो उनका बैकग्राउंड था उन्होंने जो देखा और समझ गए थे वो कि मुझे किसी जॉब में जाना है बस, ठीक है, ये डिसाइड किया उन्होंने। और धीमे धीमे उन्होंने फिर जो है वो अपनी सीढ़ियाँ बढ़ाते चले गए और फाइनली वो स्टेट के अंदर, बता दूं मैं, राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर सबसे बड़ी नौकरी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के बाद मिलती है वो स्टेट सर्विसेज की होती है। उसमें आपका होता है डिप्टी कलेक्टर होता है, DYSP होता है जिसको हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, वो होता है उसमें, ठीक ना, ठीक, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर होते हैं, उसमें रजिस्ट्रार होते हैं, ये सब जो है स्टेट्स की जो टॉप जॉब होती है वही होती है। कि IAS का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर था, उन्होंने IAS का एग्जाम भी दिया, उसमें भी वो इंटरव्यू तक गए उसमें के, लेकिन चूंकि इधर उनकी जॉब लग चुकी थी, इधर वो अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उतना टाइम वहाँ दे नहीं पाए वो। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में कई बार है ना, आप सोचिए ना कि कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है कि वो रैंक 1 तक आ गया और उसका एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी नहीं आता है, तो किस लेवल का डिप्रेशन से, किस फेज से व्यक्ति गुजरा होगा। आप केवल कल्पना भर किस फेज से व्यक्ति गुजरा होगा। उन्हें थोड़ी ना मालूम था कि वो टॉपर बन जाएंगे, उन्हें थोड़ी ना मालूम था इस चीज़ का, उन्हें इतना मालूम था कि मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। हमसे कोई बोल दे कोई काम कर दिया हमने बहुत एक्सीलेंस के लेवल पे किया है, कोई बोल दे कि दोबारा करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे अब भाई दोबारा तो वैसा नहीं हो पाएगा, हम कर दिए एक बार हम कर दिए, दोबारा वैसा नहीं हो पाएगा। तो लाइफ में जब कभी मैं एक बार गौर करता हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे आसपास जितने लोग हैं यदि मैं उनकी लाइफ को देखूँ, थोड़ा एक पुस्तक की तरीके से पढ़ूँ उनकी लाइफ को, तो पता है आपको बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे मेरे यहाँ पर एक मेड काम करती है, 21 ईयर की होगी वो, सिलोचना। वो अपने जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ से निकल कर मुंबई में हमारे घरों में हमारे अब क्या काम रहता है उसका, बच्चों को की देख रखना, बच्चों का रूम वगैरह मैनेज करना, घर का जो है पूरा सिस्टम मैंने को, हम लोग दोनों वर्किंग है तो घर का पूरा सिस्टम कौन मैनेज करेगा, तो वो मैनेज करती पूरा वो, ठीक है। एंड सी इज़ दी, वो अपने बताती है कि उसकी गांव जब जाती है तो गांव में उसको बिल्कुल VIP जैसा देखते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार में अपने उस एरिया में सबसे अधिक अर्न करने वाली लड़की है। अब वॉट एवर दी सैलरी जो उसको हम देते हैं वो काफ़ी मतलब बॉम्बे के हिसाब से सैलरी मिलता है उसको, ठीक है। वो अपने परिवार को सपोर्ट करती है, अपनी फैमिली के छोटी जो इस भाई की पढ़ाई, बहन की रिक्वायरमेंट, माता पिता का इलाज, सब वो करती है। आप बताइए क्या ये भी एक कहानी नहीं है क्या? हम लाइफ में हमेशा क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है, वही इंस्पायरिंग हो। नहीं, अभी उसका 2 दिन पहले बर्थडे था तो हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, उसका केक वेक भी कटवाया हमने उससे। हम तो उसको एज ए फैमिली मेम्बर ही मानते हैं। बात इतनी सी है कि लाइफ में आपको जब भी कभी इंस्पिरेशन ढूंढना हो ना, तो आपको बहुत दूर नहीं जाना होता है,
आप अपने आसपास के किसी आदमी से उसकी पूरी कहानी सुनेंगे ना, जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे। मम्मी से पूछिएगा, मम्मी किस स्ट्रगल से गुजरी है, कहाँ से उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को किया मैनेज उन्होंने, वो भी बताएंगे। पापा बताएंगे कैसे उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। वी ऑल हैव अवर ऑन स्टोरीज, ठीक है ना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, कहानियाँ वही याद रखी जाती हैं, कहानियाँ वही याद रखी जाती हैं जो एक अंजाम तक पहुँचती हैं। कहानियाँ वही याद रखी जाती है जहाँ पर आप एक मिसाल तक उसको पहुँचा देते हैं। दर्द भरी कहानियाँ, दुखी कहानियाँ जिनका हैप्पी एंडिंग ना हो ना, वो फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है, वो फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है। तो आपको आपकी कहानी का यदि हैप्पी एंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि कहानी अभी अधूरी है, कहानी चल रही है। ठीक, तो दम के साथ कहानी को सही दिशा में लेके जाते हैं और फिल्म को हिट कराते हैं, फ्लॉप नहीं कराएंगे, है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।